ठीक है। तो इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर बेसिकली कर चुके हैं, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। डिटेल में किए, क्वेश्चन आंसर भी हम लोग किए, ठीक है। सिर्फ तुम लोगों को आरटीपी एंड एमटीपी एक्स्ट्रा करना है, स्कैनर्स देखना है, ओके। स्टडी मैट एंड इस मैट का जो सम्स था हम करा चुके हैं। अब पीजीपी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। हर बार एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 14 से 15 मार्क्स का, ठीक है। बेसिकली कंपलसरी क्वेश्चन में दे देता है तुमको पीजीपी का। तो देखो पीजीपीपी जो है यहाँ पे 2 पार्ट है। एक है तुम्हारा नॉर्मल प्रोविजन पीजीपीपी का, एक है तुम्हारा प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम। तो पीटीएस स्कीम क्या होता है वो बाद में हम करेंगे। नॉर्मल अगर कोई बिजनेस कर रहा है पीजीपीपी में है, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, इफ़ ही और शी इज़ इन्वॉल्व, या फिर कोई कंपनी, फर्म, एलएलपी, कॉर्पोरेशन, उसको जो भी बिजनेस अगर इन्वॉल्व है तो उसको पीजीपीपी का जो भी नॉर्मल प्रोविजन है उसको कंप्लाई करने पड़ता है जब भी वो इनकम टैक्स कैलकुलेट करेगा। तो अंडर नॉर्मल प्रोविजंस, तो नॉर्मली बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑल इनकम माइनस ऑल एक्सपेंडिचर, ऑल इनकम माइनस ऑल एक्सपेंडिचर्स। अब क्या है ना, जो अकाउंट्स में हम लोग देखते हैं ऑल इनकम, जैसे कि अकाउंट्स में पीएल अकाउंट में हम लोग देखते हैं कि मेरा यहाँ इनकम आता है ऑल इनकम, और यहाँ पे ऑल एक्सपेंडिचर होता है। बट इनकम टैक्स के हिसाब से ये इनकम एक्सपेंडिचर डिफरेंट हो सकता है। तुम एक्सपेक्ट अकाउंट्स में जब पीएल अकाउंट में हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो एक प्रॉफिट आता है, तो यहाँ पे मेरा सपोज एक प्रॉफिट आया, अकाउंट्स के हिसाब से एक प्रॉफिट आया। बट जब हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं ना तो अलग से फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ये जो तुम प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट किया अपना पीएल अकाउंट में, यहाँ पे तुम्हारा इनकम में ऑल इनकम आया था। यहाँ पे सपोज एक चीज़ हम जैसे यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक ये ऐड करने पड़ेगा। दिस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट। इस चैप्टर का ज़रूरत के ऊपर, नॉट ओनली इस चैप्टर, पूरे इनकम टैक्स का ज़रूरत के ऊपर। तो सपोज तुम लोग बोलेगा सर अकाउंट्स में हम लोग प्रॉफिट एंड टाटा टाटा प्रॉफिट एंड लॉस अपन बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ऑल इनकम, यहाँ पे लिखते हैं ऑल एक्सपेंडिचर। तो हम लोगों का आ जाता है सर प्रॉफिट, अरे एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है तो उल्टा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, राइट। अब तुम बोले सर जब प्रॉफिट कैलकुलेट कर ही रहे हैं एज पर अकाउंट्स, तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दे देने से तो मेरा काम खत्म हो जाता। कोई अगर बिजनेस इनकम में है, ठीक है, पीएल अकाउंट ये किसके लिए, अगर कोई बिजनेस में है तो उसके लिए तो बस सर यही देने से काम हो जाता है खत्म, राइट। तो सर इनकम टैक्स के इतना चैप्टर पढ़ने का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है, राइट। तो अब देखो, बिकॉज सबसे पहले इनकम टैक्स में सब, अब रीज़न क्या है, रीज़न सर इनकम टैक्स में अगर हम लोग देखें 5 हेड से बोला है, 5 हेड से। बट हम लोग जब अकाउंट्स करते हो तो जस्ट पीएल अकाउंट में सब इनकम को घुसाड़ दिए। इसमें तुम्हारा कैपिटल गेन का भी इनकम आ जाएगा तुम्हारा, इसमें तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी भी इनकम आ जाएगा, अदर सोर्स का भी इनकम आ जाएगा, इसमें तुम्हारा पीजीबीपी का भी इनकम आ जाएगा, ऑल इनकम आ जाएगा। बेसिकली जो बिजनेस इनकम आता है मेरा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोल के हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और अदर इनकम जो भी रहता है हम अदर इनकम बोल के यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। अब क्या है ना, कैपिटल गेन का टैक्स रेट अलग है, हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स वगैरह का अलग अलग तुम्हारा, कभी कभी बोलता है नॉट फिक्स रेट है, कभी तुम्हारा स्लैब रेट में तुम्हारा है। अब अलग अलग तुम्हारे एग्जाम्पशंस डिडक्शंस भी है, तो इसके हिसाब से अगर चलेंगे तो होगा नहीं। प्लस इनकम टैक्स में तुम्हारा ऑल एक्सपेंडिचर तुम ले लेता है, बट इनकम सॉरी पीएल अकाउंट्स जब बनाते वक्त, पर इनकम टैक्स के हिसाब से बोलते हैं नहीं, तुम्हारा कुछ कुछ चीज़ का कंप्लाई नहीं किया तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर को हम डिस अलाउ कर देंगे, डिस अलाउ कर देंगे। प्लस डेप्रीसिएशन तुम अकाउंट्स में कैलकुलेट करते हैं, डेप्रीसिएशन जो हम लोग अकाउंट्स में कैलकुलेट करते हैं एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर शेड्यूल 2, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, उसमें बेस्ड ऑन द लाइफ हम लोग डेप्रीसिएशन का रेट कैलकुलेट करके बैक कैलकुलेशन करके होता है। बट इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन का जो रेट है वो अलग है, फिक्स्ड कर दिया गया है। तो डेप्रीसिएशन एज पर अकाउंट्स, डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स, ये भी तो डिफरेंट है। तो जब इतना सारा चीज़ डिफरेंट है तो हमको तो इनकम टैक्स, जब हम लोग टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं, हम लोग जब टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, टोटल इनकम ऑफ एनी एसएससी, एनी पर्सन में इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी फर्म भी कुछ भी हो सकता है, तो उसमें अलग अलग हेड्स वाइज जाने पड़ते हैं, हम एज पर पीएल अकाउंट उठा के नहीं कर सकते, ठीक है। ये मेन रीज़न है, बिकॉज वहाँ पे हम लोग अलग अलग पाँचों हेड का अलग अलग एडजस्ट ट्रीटमेंट है, अलग अलग एग्जाम्पन है। जैसे कैपिटल गेन में फिर अलग से एग्जाम्पन भी दिया है, तो इनका हम उस एग्जाम्पन को अकाउंट्स में कैसे ट्रीट करेंगे, नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कॉस्ट वर्सेस अकाउंट्स का एक डिफरेंस है, सिमिलरली अकाउंटिंग प्रॉफिट वर्सेस जो प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो हम लोग करते हैं वो भी तो डिफरेंस है, बहुत सारे रीज़न है। तो उसी के लिए ये जो चैप्टर है पीजीपी जब करेंगे तो तुमको समझ में आएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस है मेनली। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तुम्हारा देखो
नॉर्मल प्रोविज़न जो है तुम्हारा हम लोग सेक्शन 28 से लेकर 41 तक करेंगे यहाँ पे। फिर स्पेसिफिक जो प्रोविजन सब है सेक्शन 30 से लेकर 37(1) ये सब हम लोग धीरे धीरे एक एक प्रोविजन कर स्टार्ट करते हैं। तो आज जो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है तुम्हारा डेप्रीसिएशन का कैसे कैलकुलेशन होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अकाउंट्स में कैसे होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू एसएलएम मेथड, वहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, जब भी तो कोई एसेट परचेस करते हैं लाइफ डे रहता है। एज पर अकाउंट्स अगर हम लोग जाएंगे, जब भी कोई फिक्स्ड एसेट परचेस करती है, इट कुड बी इंटेंजिबल, इट कुड बी टेंजिबल एसेट, तो उसमें यूजफुल लाइफ रहता है, राइट, यूजफुल लाइफ रहता है। अब उसके बाद तुम रिटर्न डाउन वैल्यू में जाते हो तो हम लोग क्या करते हैं, वो परसेंटेज डेप्रीसिएशन का रेट कैलकुलेट करके उस हिसाब से फिट कर देने से डेप्रीसिएशन कैलकुलेट हो जाता है। बट इनकम टैक्स के हिसाब से तुम्हारा अलग कंसेप्ट है। वहाँ पे इनकम टैक्स में क्या है ना, ब्लॉक कंसेप्ट तुमको मिलेगा देखने को। इनकम टैक्स में बस डेप्रीसिएशन मतलब यही जो तुम्हारा रेट है बस इतना ही। 5 ब्लॉक है तुम्हारा बेसिकली, ये 5 ब्लॉक है, 5 3 4 4 5 ब्लॉक है। उस ब्लॉक में अगर ये एसेट फॉल करता है तो इसका डेप्रीसिएशन इतना लगेगा। अब तुम्हारा ऊपर है, मैक्सिमम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में होता है, कुछ कुछ कंपनी को एसएलएम मेथड का बेनिफिट दिया गया है बेसिकली, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो सेक्शन 32 उसके ऊपर है, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 32 बोलता है कि डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कैसे करना है। तो कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, कब आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो एज एन एसएससी। तो सबसे पहले चीज, डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए हमको ओनर होने पड़ेगा। द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द एसेट। एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द एसेट। एसएससी जो है एसेट का ओनर होना जरूरी है। अगर हम एसेट को ओनर नहीं है तो हम डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एसएससी मस्ट बी, एसेट जो है इट एसेट कैन बी टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, लाइक बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या टेंजिबल एसेट है। एसेट कैन बी इंटेंजिबल एसेट, जो कि ना हम लोग टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट इट हैज मार्केट वैल्यू लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी। और ये इंपॉर्टेंट है, एनी अदर कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर, जैसे कि फ्रेंचाइजी वगैरह हो। इसका अगर एग्जांपल ले बोले हम, फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी लाइसेंस वगैरह जो रहता है तुम्हारा, ठीक है, हम किसी का फ्रेंचाइजी लेके यहाँ पे बिजनेस खोल दिया, लाइसेंस, ठीक है, वो सब जो तुम्हारा रहे, ठीक है। मैक्सिमम तुम देखना बिजनेस जो अभी इसी मॉडल पे चलता है फ्रेंचाइजी, तुम उसका जैसे नाम टैग यूज़ कर रहा है, उसी का प्रोडक्ट तुम बेचेगा यहाँ पे, सब कुछ करेगा, फ्रेंचाइजी खोल के बैठा हुआ है। तो ये सब भी तुम्हारा अल्टीमेटली तुम्हारा क्या इंटेंजिबल एसेट है, अगर फ्रेंचाइजी वगैरह किसी का लिए हम। तो एसेट का कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या था, एसेट मस्ट बी ओनर ऑफ। एसएससी जो है वो एसेट का ओनर है। दूसरा, एसेट टेंजिबल इंटेंजिबल जो भी होगा चलेगा, फाइन। अब यहाँ पे एक दो भाई डेफिनेशंस है यहाँ पे। टेंजिबल एसेट में हम लोग बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी, राइट। तो प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या आता है बेसिकली, वहाँ पे देखना इनकम टैक्स में 3 4 कैटेगरी बोले, बिल्डिंग एक ब्लॉक है, प्लांट एंड मशीनरी एक, दूसरा कलर लेते हैं इसका, ये कलर लेते हैं, बिल्डिंग एक ब्लॉक है, प्लांट एंड मशीनरी का बोले अलग टाइप का एसेट है, फर्नीचर एंड फिक्सचर एक अलग है, और एक तुम्हारे इंटेंजिबल एसेट। बेसिकली 4 कैटेगरी का रहता है, उसमें ब्लॉक कंसेप्ट फिर आएगा। बिल्डिंग, आइदर एसेट जो है किस टाइप का आएगा, बिल्डिंग है, या फिर प्लांट एंड मशीनरीज है, या फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, या फिर कोई इंटेंजिबल एसेट कैटेगरी में फॉल करता होगा, फाइन। देखो जब यहाँ पे हम लोग जब रेट ऑफ टैक्स में आएंगे, अगर सपोज बिल्डिंग है, अगर कोई, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमको याद रखने पड़ेगा पूरा, ठीक है। अगर बिल्डिंग है तो उसका डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा, बोलता है अगर बिल्डिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5% है, अगर बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग है तो कितना है, 10% है, ठीक है। बिल्डिंग अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5% है, बिल्डिंग अगर ऑफिस फैक्ट्री कमर्शियल बिल्डिंग है तो 10% है। देखो रेसिडेंशियल में कम डेप्रिसिएशन है और ऑफिस फैक्ट्री में डबल रेट में डेप्रिसिएशन है, 5% और 10%, ओके। तो फर्स्ट कैटेगरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अभी दो है तुम्हारा, दो ब्लॉक है, एक 5% वाला ब्लॉक है, एक तुम्हारा 10% वाला ब्लॉक है, ठीक है। तो 5% वाला ब्लॉक में रेसिडेंशियल बिल्डिंग आता है एंड 10% वाला ब्लॉक में ऑफिस फैक्ट्री कमर्शियल बिल्डिंग आता है, ओके। अब ये फर्नीचर एंड फिक्सचर, उसका एक ही ब्लॉक है, सिंपल 10%। फर्नीचर एंड फिक्सचर का एक ही ब्लॉक है, 10%। अब ब्लॉक क्या होता है हम बताएंगे। ब्लॉक मतलब नेचर ऑफ एसेट सेम होना चाहिए एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम होना चाहिए, तो एक ब्लॉक में गिरेगा। अगर कोई भी एसेट का नेचर सेम है, सपोज बिल्डिंग, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है, तो एक ही, सपोज जितना भी मेरा कंपनी में रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगा सब तुम्हारा इसी ब्लॉक में आएगा। बिल्डिंग रेसिडेंशियल 5%, जितने मेरा कंपनी में ऑफिस फैक्ट्री बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग हुआ सब 10% वाला में आएगा, तो दो अलग अलग ब्लॉक में तुम्हारा आएगा, ओके, इनकम टैक्स पर्पस में। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, उसका एक ही ब्लॉक 10%। अब प्लांट एंड मशीनरीज
ठीक है, उसका अलग अलग ब्लॉक आएगा, एक 15% ब्लॉक है, 20% है, 40% ब्लॉक है एंड बस 15, 20, 40 3% ब्लॉक है तुम्हारा, 15, 20 एंड 40। 15% में क्या आएगा, नॉर्मल जो प्लांट एंड मेशनरीज रहता है, नॉर्मल जो प्लांट एंड मेशनरीज रहता है 15%, ऑयल वेल्स तेल का जो कुआं वगैरह रहता है वो भी तुम्हारा 15% है, शिप एंड वेसल्स जो रहता है तुम्हारा जहाज वगैरह वेसल्स वगैरह वो 20% है, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हम भी पढ़ा रहे तुमको ही पढ़ाना है क्या, यू वांट टू टीच, हाँ देख रही हो, हम बोल रहे तो बोले बक बक किए जा रही है। कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड बुक्स 40%, तो 40% में क्या, ये याद रखना है ओके, कंप्यूटर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड बुक्स है 40% में। तो प्लांट एंड मशीनरी का बेसिकली तीन ब्लॉक है, एक है तुम्हारा 15%, दूसरा है 20%, तीसरा है 40%। 15% में नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी आता है, ऑयल वेल्स आता है, शिप एंड वेसल्स वगैरह 20% में, कंप्यूटर है जितने भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बुक्स वगैरह जो लोग परचेस करते हैं वो सब 40% वाला में आएगा। ठीक है, अब बचा सर उसमें और भी तुम्हारा 40% वाला में एयर या फिर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। फैक्ट्री वगैरह में क्या होता है, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए बहुत सारे कंट्रोलिंग डिवाइसेस वगैरह परचेस करने पड़ते हैं, वो आएगा। एनर्जी सेविंग डिवाइसेस जो विंड मिल सब जो रहता है तुम्हारा, तो वहाँ पे एनर्जी सेविंग डिवाइसेस वगैरह भी वो लोग परचेस करते हैं, तो ये सब तुम्हारा कितना परसेंट, वो 40% वाला, ठीक है। कंप्यूटर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बुक्स एंड एयर या फिर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट एनर्जी सेविंग डिवाइसेस ये सब तुम्हारा 40% है। इंटेंजिबल एसेट लाइक कॉपीराइट पेटेंट फेटेंट जो भी था गुडविल ये सब तुम्हारा 25% बना, फ्रेंचाइजी फीस जो लाइसेंस फीस ये सब तुम्हारा लाइसेंस फ्रेंचाइजी ये सब 25% वाला कैटेगरी में आएगा, ये सब 25% पर एनम का बेसिस में। अकाउंट्स में क्या है तुम्हारा, नॉर्मली जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं हम लोग बोलते हैं 9 मंथ्स यूज़ किया तो 9/12, 6 मंथ्स यूज़ किया, यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे क्या है, अगर 101 कंसेप्ट तुम्हारा यहाँ पे बताते हैं, 182 दिन वाला जो कंसेप्ट है यहाँ पे 180 डेज, सॉरी 180 डेज का, एक नॉट 180 डेज, 182 तुम्हारा रेसिडेंसी स्टेटस में 180 डेज से ज़्यादा है ना कम है। अगर कोई भी एसेट हम परचेस किया, अगर उसको 180 दिन या फिर उससे ज़्यादा यूज़ किया तो तुम्हारा डेप्रिसिएशन का रेट पूरा फुल रेट पे मिलेगा, ठीक है। 180 दिन या फिर उससे ज़्यादा अगर यूज़ किया तो डेप्रिसिएशन का जो रेट है फुल रेट पे मिलेगा, जो भी रेट अभी डिस्कस किया तो फुल रेट। बट अगर कोई भी एसेट हम 180 दिन से कम दिन यूज़ किए परचेस, ऑब्वियसली ये जो रूल्स है ये कब चेक करेंगे, फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन हमेशा, जिस साल हम एसेट परचेस करते हैं उस साल हमको चेक करना है, हम तो ये एसेट इसी साल परचेस किए तो उसका पुट टू यूज़ मतलब कितना दिन हम उसको यूज़ किए फर्स्ट ईयर में। अगर फर्स्ट ईयर में मेरा पुट टू यूज़ 180 दिन से कम है तो हाफ रेट में होगा, जो भी रेट था हाफ हो जाएगा। अगर पुट टू यूज़ क्या हो भाई, शांत साइलेंट, अगर उसका पुट टू यूज 180 दिन से ज़्यादा है तो फुल रेट में होगा। नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है तो सर समझे कैसे, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए सिंपल चीज़ है कट ऑफ डेट, यहाँ क्या रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, क्या हो रहा है। अब उसके लिए सिंपल चीज़ है कट ऑफ डेट हम यहाँ पे बता रही है, कट ऑफ डेट बस तुम याद रखना। ये तुम्हारा कौन सी ईयर का सम्स आएगा, 22-23 का सम्स आएगा ना, 22-23 का सम्स आएगा राइट। तो 22-23 का सम्स आएगा तो तुम्हारा 31 22-23 का सम्स आएगा, हाँ राइट 22-23, तो 31 अक्टूबर ये कौन सा तो 23 चल नहीं 2023, तो 31st नहीं 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर ऑफ द ईयर, जो भी ईयर का तुम कर रहे हैं 3 अक्टूबर से पहले अगर परचेस किया होगा तो देखना हमेशा 180 दिन से कम ही होगा। अगर 3 अक्टूबर या फिर उससे बाद किया होगा तो 180, सॉरी 3 अक्टूबर से पहले किया होगा तो 180 दिन से ज़्यादा होगा, 3 अक्टूबर का बाद किया होगा तो 180 दिन से कम होगा। कैलकुलेट करके तुम देख लो, फॉर एग्जाम्पल एक एसेट हम परचेस किया, यहीं पे लिखते हैं सपोज 2 अक्टूबर 2022, ठीक है। तो हम अभी कर रहे प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको चेक करना है कि ये जो एसेट को हम पुट टू यूज़ किए मतलब परचेस किया कब, ये इंपॉर्टेंट नहीं, पुट टू यूज़ इज इंपॉर्टेंट, मतलब हम एसेट को कब बिजनेस में यूज़ करने के लिए स्टार्ट किए। तो हम सब 2 अक्टूबर से हम स्टार्ट किए, तो हम चेक करना है 2 अक्टूबर से लेके बाबू 31 मार्च 2023, ठीक है। अब देखो इसका गैप कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, सिंपल से फंडा है, अक्टूबर
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अक्टूबर में कितना दिन यूज़ किया तुम? 28 दिन। अगर 2 तारीख में परचेस किए होंगे हम, 2 नहीं, इसको करने पड़ेगा हमको 4। अगर 4 तारीख में परचेस किए होंगे हम, तो तुम्हारा यूज़ कितना करें? अक्टूबर कितना दिन होता है? 31 अक्टूबर ना, तो 26 दिन, नहीं सर 28 दिन, 28 4 को काउंट करो ना। हाँ तो सब 26 हो गए। 26 कहाँ से बस, तो तुम्हारा 28 दिन हो गया। तो अक्टूबर 31 अक्टूबर 31 होता है ना। अच्छा यस सर। 31 होने से तो 28 दिन हुआ, 4 से काउंट करो तो 28 दिन हुआ ना, 3 माइनस में। नवंबर में तुम्हारा क्या है? पूरा फुल डेज यूज़ किया, दैट इज 30 दिन। दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फेब में तुम्हारा 28, लीप ईयर होगा तो 29 हो जाएगा, एंड मार्च का केस में तुम्हारा 31। तो इसको ऐड करो बस कैलकुलेटर में, कितना दिन हो रहा है देखो, ऐड करो 179। 179, तो 180 दिन से कम हो गया ना, करेक्ट। तो दैट मीन्स अगर हम 3 अक्टूबर को लेते हैं या फिर उससे पहले लेते हैं, आराम से 180 दिन क्रॉस हो जाएगा मेरा। तो दैट मीन्स तुमको बस इतना याद रखना है, कोई भी एसेट अगर हम 3 अक्टूबर या फिर उससे पहले परचेस किए होंगे तो मेरा पुट टू यूज़ 180 दिन या उससे ज़्यादा ही होगा, तो फुल रेट मिलेगा। अगर कोई भी एसेट 3 अक्टूबर के बाद परचेस किए होंगे हम, तो उसका जो पुट टू यूज़ है, ठीक है, वो मेरा 180 दिन से कम ही होगा, तो उसका हाफ रेट पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। ओके, तो ये कट ऑफ डेट तुमको याद रखना है, 3 अक्टूबर, जो भी साल का तुम सम्स कर रहे हो। फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन में हमेशा हम लोग इसको चेक करना है, फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर से दिक्कत ही नहीं, तो ऑलरेडी एसेट यूज में, तो फुल ईयर ही यूज हुआ, ठीक है। बट हमेशा जो फर्स्ट ईयर होगा तो वहाँ तुमको चेक करना है ये वाला कंडीशंस, ठीक है। सब्सिक्वेंट ईयर से क्या होगा? फुल रेट पे मिलेगा। नंबर ऑफ डेज चाहे एक दिन में यूज़ करें तो फुल रेट पे मिलेगा तुम्हारा। फर्स्ट ईयर पे सिर्फ तुमको चेक करना है कि फर्स्ट ईयर जो हम एसेट परचेस किए कितना दिन यूज़ किया, 180 डेज की, उससे कम ना ज़्यादा। अगर 180 दिन या उससे ज़्यादा 180 डेज या फिर मोर होगा तो फुल रेट, उससे कम होगा तो हाफ रेट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद जो हम समझा रहे थे, प्लांट का डेफिनेशन में क्या कहते हैं? शिप्स आता है, बुक आता है, व्हीकल्स आता है, सर्जिकल इक्विपमेंट, साइंटिफिक एप्लीकेशंस वगैरह, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह सब आता है, जो अभी हम लोग कंप्यूटर प्रिंटर वगैरह सब प्लांट एंड मशीनरीज में आता है। ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे था कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एसेट को पुट टू यूज़ इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। मैंने एसेट को अगर तुम यूज़ नहीं करेगा तो तुमको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब समटाइम्स क्या होता है, हम लोग एसेट खरीद के रख लेते बट हम लोग पुट टू यूज़ नहीं कर पाते, क्यों? बिकॉज लाइक एक जनरेटर हम खरीद के रख लिए, उसका यूज़ कब होगा? जब पावर जाएगा। सिमिलरली सपोज जब फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, हम खरीद के रख लिए, बट जब फायर लगेगा तभी यूज़ होगा। इस साल लगा नहीं तो यूज़ हुआ नहीं, इसका मतलब डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो वही बोला, इसका कुछ एक्सेप्शन है। नॉर्मली क्या होता है, एसेट मस्ट बी यूज ड्यूरिंग द ईयर, तभी तुमको डेप्रिसिएशन मिलेगा। 3 कंडीशन है बेसिकली, एक ओनरशिप इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये तो एसेट टैंजिबल इंटैंजिबल, तीसरा तुम्हारा एसेट मस्ट बी यूज ड्यूरिंग द ईयर। बट सपोज क्या हुआ, एसेट स्टैंड बाय एसेट था, दैट इज स्टैंड बाय एसेट को हम लोग यूज़ करेंगे तभी जब सिचुएशन अराइज होगा ऐसे, दैट इज it was kept ready for use but it was not actually used because of the situation arise नहीं हुआ। तो in case of standby asset actually this is not important, what is important? ready for use, जैसे कि जनरेटर हुआ, फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह हुआ, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन के लिए ओनरशिप इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा क्या, कि भाई एसेट मस्ट बी यूज ड्यूरिंग द ईयर, एसेट मस्ट बी यूज ड्यूरिंग द ईयर, एसेट का यूज होना चाहिए, ठीक है। अगर स्टैंड बाय एसेट है तो बस यूज नहीं भी हुआ तब भी चलेगा, बट इट मस्ट बी केप्ट रेडी फॉर यूज, इट मस्ट बी केप्ट रेडी फॉर यूज, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्लॉक कंसेप्ट क्या होता है, ब्लॉक कंसेप्ट क्या होता है? ब्लॉक कंसेप्ट मतलब क्या होता है, नेचर ऑफ एसेट तुम्हारा सेम है और उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम है, तो तुम्हारा एक ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। अगर नेचर ऑफ एसेट एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर सेम है, अगर नेचर ऑफ एसेट एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर सेम है तो उसको हम लोग सेम ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा यहाँ पे बोल रहा है, देखो ये पॉइंट है, नेचर ऑफ एसेट एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सपोज बिल्डिंग है, ओके, सपोज बिल्डिंग है 5% वाला, शेडो बिल्डिंग है तुम्हारा 10% वाला, ये फर्नीचर है 10% वाला।
तो बताओ यहाँ पे कितना सारा ब्लॉक होगा बोलो तो। अच्छा, कितना सारा ब्लॉक होगा बोलो। 3 लोग। हम्म, 3 ब्लॉक। 3 ब्लॉक, बिकॉज ये बिल्डिंग है, इसका रेट है 5%। ये बिल्डिंग है, इसका तो एक बिल्डिंग 5% वाला एक ब्लॉक हुआ, बिल्डिंग 10% वाला एक ब्लॉक होगा, एंड बिल्डिंग फर्नीचर 10% वाला एक ब्लॉक, 3 ब्लॉक होगा। ठीक है, तुम बिल्डिंग बिल्डिंग को एक ब्लॉक नहीं बोलते, बिल्डिंग सेम है बट तुम्हारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तुम्हारा डिफरेंट है। बाबू इधर आओ। ओके, अब देखो दूसरा वाला बोला 10 कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर का रेट तो 40% हम लोग देखे अभी। ठीक है, एक है मोटर कार है 5 है, रेट है 15%, प्लांट एंड मशीनरी 10 है, रेट है 15%, बुक्स 10 है, रेट है 40%। यहाँ पे केटो ब्लॉक होगा बताओ तो। यहाँ पे बेसिकली कंप्यूटर का नेचर है, कंप्यूटर नेचर इस कंप्यूटर 40% एक हुआ, तो कंप्यूटर बुक एक ही में आ जाएगा तुम्हारा, 40% वाला में आ जाएगा। ठीक है, दोनों है तो प्लांट एंड मशीनरीज। मोटर कार नेचर तो 15 अलग है। और ये तुम्हारा इसमें आ जाएगा, मोटर कार एंड प्लांट मशीनरी एक में आ जाएगा 15-15। ठीक है, तो 2 ब्लॉक में तुम्हारा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है कि सर डेप्रिसिएशन का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अकाउंट्स में तो पता ही है तुम लोग कैसे करते हो, ओपनिंग WDB एडिशंस, ठीक है, लेस डेप्रिसिएशंस करके। बट यहाँ पे ओपनिंग WDB सेम। ठीक है, सपोज 1 लाख का था। ठीक है, अब ऐड मतलब यहाँ पे कितना में तुम परचेस किए, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट फॉलिंग विद इन द सेम ब्लॉक। कोई भी ब्लॉक में ऐड करने से नहीं होगा, जो पर्टिकुलर ब्लॉक था, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग वाला ब्लॉक होगा, बिल्डिंग का कौन सा 5 और 10 में से 5 में जाएगा ना 10 में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी है तो उसका 3 ब्लॉक 15, 20, 40 में से कौन से में जाएगा। फर्नीचर है तो उसका तो एक ही ब्लॉक होगा 10% वाला में, इंटेंजिबल एसेट 25% वाला ब्लॉक में जाएगा, रेस्पेक्टिव ब्लॉक में जाएगा। तो एक्चुअल कॉस्ट तुम्हारा यहाँ पे ऐड होगा। सपोज 2 लाख का परचेस किए तो तुम्हारा ऐड हुआ। बट याद रहे जो भी तुम एसेट परचेस करते हो, ठीक है, जहाँ पे भी पेमेंट 10,000 से ज़्यादा है तो वहाँ पे अगर तुम कैश में पेमेंट किए हो तो वो तुम्हारा ब्लॉक में ऐड नहीं होगा। यहाँ पे अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आता है। तो एक्चुअल कॉस्ट तो ऐड होगा, फाइन। एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर ऐड होगा। तुम पुट टू यूज़ किया या ना किया इंपॉर्टेंट, तुम एक्वायर किया तो ऐड होगा, पुट टू यूज़ किया तो डेप्रिसिएशन मिलेगा और ब्लॉक में तो ऐड होगा मेरा। हाउएवर द पेमेंट एक्सीडिंग 10,000, पेमेंट किया है तुम 10,000 से ऊपर, शुड बी मेड थ्रू अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट या फिर ऑनलाइन मोड। अदरवाइज तुमको एट बेनिफिट नहीं मिलेगा, ब्लॉक का पार्ट नहीं माना जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम किया, कोई भी फिक्स्ड एसेट वगैरह परचेस किए तो वो अगर 10,000 से उसका पेमेंट 10,000 से ऊपर अगर जो कोई पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, अगर हम कैश में किया अदर देन दिस प्रेस्क्राइब मोड तो मेरा ब्लॉक में नहीं आएगा। ओके, अंडरस्टैंड। ये तुम्हारा ऐड, इसको हमें क्वेश्चंस आता है, इंपॉर्टेंट है। बोल देगा कि तुम्हारा 2 लाख का एसेट परचेस हुआ, उसमें से तुम्हारा 50,000 का एसेट क्या था, हम लोग पेमेंट कैश में किए तो 1,50,000 ही ऐड हुआ, नॉट 2 लाख का एसेट तुम परचेस किया बट उसमें से 50,000 का पेमेंट तुम कैश में किया तो ऐड कितना हुआ 1,50,000। ओके, पेमेंट तुम 10,000 तक 9,000 तक कैश में किया तो ओके ठीक है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बट 10,000 से ऊपर का पेमेंट तुम अगर इसमें किया तो जितना भी तुम कैश में पेमेंट किया तो पूरा उससे माइनस हो जाएगा, ब्लॉक में तुम्हारा घुसेगा ही नहीं उतना। ठीक है, तो सर अब माइनस क्या सर अगर होगा। 2 एसेट खरीद रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से तो हाँ, बट तुम पेमेंट अलग अलग पार्टी को तुम कर रहे हो, ठीक है, बट 10,000 से अगर ऊपर कम है तो ठीक है, 10,000 से ज़्यादा है तो तुम्हारा उसको ब्लॉक का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, वो पार्टी, ठीक है, पर पार्टी अलग हो बट तुम्हारा पेमेंट का जो अमाउंट है पर पार्टी का, पर डे का, पर ट्रांजेक्शन का अमाउंट लिमिट तुम्हारा 10,000 है। ठीक है, टोटल मिला के, नॉट ओनली पर ट्रांजेक्शन, टोटल 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 पेमेंट। नाउ सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट सोल्ड। अब समटाइम्स एसेट बिकता भी तो है, तो जो बिका उसका सेल कितना पैसा मिला बेच कर,
जब तुम लोग को याद होगा, जब कैपिटल गेन चैप्टर करा रहे थे, जो सब एसेट में इंश्योरेंस किया हुआ रहता है, इंश्योरेंस कंपनी उसका बदले हमको पैसा देता है या फिर रिप्लेसमेंट कर देता है, तो वो भी तुम्हारे यहाँ पे जो दैट मीन्स डिस्ट्रॉय हो गया था ना, तो डिस्ट्रॉय डेमोलिश वो भी तुम्हारा माइनस हो जाएगा। तो वैल्यू क्या माना जाएगा, वो जो वही वाला वैल्यू जिस जो रियलाइज वाला वैल्यू था, ठीक है। तो यहाँ सेल प्रोसीड नॉट ओनली एक्चुअल सेल तो माइनस होगा जितने में तुम बेचा। कभी कभी जो तुम एसेट डिस्कार्ड हो जाता है, डेमोलिश हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो भी तुम्हारा माइनस होगा इन द प्रीवियस ईयर टुगेदर विथ अमाउंट ऑफ स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा आ जाएगा क्लोजिंग डब्ल्यूडीपी। तो ये जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीपी आएगा, इसी के ऊपर डिप्रिसिएशन लगेगा। अब तुमको यहाँ पे चेक करने पड़ेगा, इसमें से सपोज कोई ऐसे एसेट था वो लेस दिन 180 डेज वाला है, तो उसमें क्या होगा, हाफ रेट पे होगा, हाँ, इंटू हाफ। और बैलेंस अमाउंट जो वो तुम्हारा 180 से ज़्यादा था, उसमें फुल रेट पे डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है। अब सपोज तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 करके हम बनाएंगे, 3-4 कलम बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब जब हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, हमको देखने पड़ेगा जो भी एसेट एडिशन हुआ था, ये एडिशंस, इसमें से कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एसेट 180 दिन से कम यूज़ हुआ फर्स्ट ईयर, ऑब्वियसली प्रॉब्लम इसमें रहेगा। तो ये अगर ये पता चल गया बैलेंस तो तुम्हारा इसका फुल ये मोर देन 180 डेज था, तो उसमें तुम्हारा फुल रेट का होगा, बट इसमें हाफ रेट का होगा, जो भी रेट था उसका हाफ रेट, ओके। अभी तक कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। ये जो अमेंडमेंट जो बताया, ये तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है 43 सबसेक्शन 1 में, क्या बोला देखो, वेयर द एसएससी इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। वो चीज़ सिंपल में यहाँ पे बता दी हम, फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट और पार्ट ऑफ देयर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट, देखो तुम बोलते सिंगल सिंगल पेमेंट टू अ पर्सन्स इन अ डे, एक दिन में एक पेमेंट की एक पर्सन को, यार एग्रीगेट ऑफ पेमेंट, otherwise than by an account paying check drawn on a bank, this such expenditure exceeding 10,000, then such expenditure shall be ignored for the purpose of determination of actual cost, मतलब यहाँ पे ऐड नहीं होगा। सर मतलब क्या बोल रहा है, 2 दिन अगर पेमेंट करते हैं तो अ पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन पर डे का लिमिट है, ठीक है, पर पर्सन पर डे का लिमिट है ये। इन अ डे, पर पर्सन पर डे, तुम 10,000 से ज़्यादा अगर तुम पेमेंट किया है तो सेम रूल्स तुम्हारा वहाँ पे भी क्या बोलता है हम लोग का 43C 43 इसमें बी में, हम लोग बीजीपी चैप्टर में भी करेंगे, तो अगर कुछ 1-2 क्लासेस के बाद वहाँ पे भी है। देखो यहाँ तुम तो दिया नहीं होगा जो, तो इस हिसाब से एग्जाम्पल में अगर हम आते हैं तो बताओ 2 लाख हम एसेट परचेस किए थे, उसमें से 25,000 कैश में पेमेंट किए और 1,75,000 हम अकाउंट पे ही चेक पे पेमेंट किए, तो मेरा इसमें ब्लॉक में कितना ऐड होगा, 1,75,000, 25,000 ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने पड़ेगा एज पर 43(1) एनी पेमेंट मेड टू अ पर्सन, ठीक है, एक्सीडिंग 10,000 विल नॉट बी पार्ट ऑफ द ब्लॉक, खत्म। डिसअलाउड कर देगा ना। नॉट डिसअलाउड, इट विल नॉट फॉर्म पार्ट, खर्चा नहीं है, खर्चा रहता तब डिसअलाउ करता है, यहाँ पे तुम्हारा एक्चुअल ब्लॉक कॉस्ट में माना नहीं जाएगा, तुम्हारा इग्नोर किया जाएगा। वो बेस तुम बोल सकते डिसअलाउ किया, मतलब ब्लॉक में तुम्हारा ऐड नहीं होगा, डिसअलाउ कर देगा। नाउ 10,000, 1,50,000 का एसेट था, 10,000 पेड किया कैश में, तो यहाँ पे ठीक है, एक्सीड नहीं किया 10,000, ओके। अच्छा 10,000 10,000 एक्सीड करेगा तो यहाँ पे भी एक्सीड हुआ था, मतलब अप टू 10,000 तक ओके था। 12,000 पेड इन कैश, तो क्या होगा, पूरा ही कुछ भी नहीं आएगा तुम्हारा। 6,000 पेड इन कैश, ओके, फॉर्म पार्ट ऑफ ब्लॉक, ठीक है। अब तुम्हारा ये तुम्हारा मोटर व्हीकल वाला ये सब कुछ छोड़ो, ये अब आ जाते हैं एडिशनल डिप्रिशिएशंस, ठीक है। एडिशनल डिप्रिशिएशंस ये क्या है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बोल रहे हैं अगर कोई एसएससी है तुम लोगों को समझ में आ रहा है तो ओके। एडिशनल डिप्रिसिएशन क्या है, वेयर एसएससी इज एंगेज्ड इन दी बेसिकली क्या बोलता है, कोई कंपनी, ये जो है नॉर्मल डिप्रिसिएशन, ये जो हम लोग किए। अब कभी कभी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर पावर सेक्टर, उसको बेनिफिट दिया जाता है, क्या तुम्हारा कोई नया एसेट परचेस करोगे तो उसमें तुमको नॉर्मल डिप्रिसिएशन तो मिलेगा इस रेट में, प्लस 20% एडिशनल डिप्रिसिएशन भी हम तुमको दे देंगे, तो वो बोल रहे हैं, तो ये ओनली फर्स्ट ईयर। वेयर एसएससी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर, एसएससी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर्स और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल, यानी कोई भी चीज़ प्रोडक्शन कर रहा है या फिर मैन्युफैक्चरिंग में है, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रिंटिंग यूनिट भी है, प्रिंटर जो
प्रिंटिंग बिजनेस में उसको भी ऐड किया गया है। पावर प्लांट जितने पावर जनरेशन कर रहा है, या फिर पावर जनरेशन तुम नहीं कर रहा, ट्रांसमिशन कर रहा है वो भी चलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है वो भी चलेगा। पावर का जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी चलेगा। देन they will be allowed additional depreciation on the actual cost of new plant and machinery, new not second hand। तुम जो भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया होगा तो उसमें मिलेगा, which has been acquired and installed during the year। तो इस साल जो भी तुम न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया होगा, मतलब हर साल, नॉट ओनली इस साल, हर साल हम नया प्लांट एंड मशीनरी परचेस करते होंगे तो उसका 20% हमको बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा डिप्रिसिएशन का। हर बार नहीं मिलेगा, एक ही बार में। हर साल जो भी तुम न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस करते होगे उसका 20% तुमको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो मिलेगा तो मिलेगा, प्लस 20% तुमको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। बट याद रहे ये तुम्हारा न्यू प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए। एंड दूसरा कंडीशन अभी नीचे देंगे, ये तुम्हारा फैक्ट्री का अंदर होना चाहिए, ऑफिस बिल्डिंग के लिए नहीं, फैक्ट्री का अंदर तुम्हारा यूज़ होना चाहिए। ऑफिस प्रेमाइसेस वगैरह में यूज़ कर रहा होगा, बाहर सपोज प्लांट का फैक्ट्री का बाहर तुम्हारा बिल्डिंग वगैरह है, सेल्स ऑफिस है, ये सब वहाँ करने से नहीं होगा, फैक्ट्री का अंदर का, ठीक है। फैक्ट्री मशीनरी की बात करें यहाँ पे, फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरीज, तो वही कंडीशन यहाँ पे भी सेम है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, सपोज ये जो न्यू प्लांट मशीनरी हम परचेस किए हैं, हो सकता है 3 अक्टूबर के बाद किए, तो सर मेरा जो डेज पुट टू यूज़ का डेज है इट इज़ लेस देन 180 डेज हो गया। अरे आस्ते करो टीवी, आवाज़ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा तुमको, ठीक है। तो 180 डेज से तुम्हारा कम होगा, पुट टू यूज़ जो है इट इज़ लेस देन 180 डेज। इन दैट केस ये जो रेट है हाफ हो जाएगा, 10% जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाफ हो गया, 20% जो है हाफ हो गया, 10% हो जाएगा। तो 10% इस साल बेनिफिट देगा, तो बैलेंस 10% फिर अगला साल दे देगा उसको, अल्टीमेट घुमा फिरेगा 20% देगा। पहले का depreciation है उसका भी हाफ हो जाएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो 10% इस साल देगा, और नेक्स्ट ईयर है फिर बाकी बैलेंस के ऊपर 10% दे देगा। और जो ऐसे नॉर्मल depreciation वो तो नॉर्मल, वो भी हाफ होगा, ऑब्वियसली वो भी हाफ होगा, ठीक है। नॉर्मल डिप्रेशन भी हाफ होगा तो ये भी हाफ हो जाएगा तुम्हारा। बट यहाँ पे कुछ कंडीशन है भाई, से क्या क्या होना चाहिए कि प्लांट्स ऑन व्हिच एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड। तो अगर सेकेंड हैंड लिया तो भाई अलाउ नहीं होगा, ओके, सेकेंड हैंड पे अलाउ नहीं होगा। दूसरा, ये सब जो है एडजस्टमेंट करें, छोटा छोटा एडजस्टमेंट लेंथी कोर्स में घुसा देगा, या फिर डायरेक्ट डेप्रिसिएशन के ऊपर भी एक सम्स दे देगा। मैट में है, स्टडी मैट में बोले एनी मशीनरी अगर प्लांट परचेस करते हैं इन एनी ऑफिस प्रेमाइसेस और एनी रेसिडेंशियल एकोमोडेशंस, सपोज तुम्हारा ऑफिस प्रेमाइसेस प्लांट फैक्ट्री के बाहर बहुत सारा बिल्ड ऑफिस है, एडमिन ऑफिस है, ये ऑफिस है, फाइनेंस का ऑफिस है, मार्केटिंग का ऑफिस है, एमएम का ऑफिस है, ठीक है, तो वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे तुम्हारा अगर मशीन किया तो वो नहीं होगा। रेसिडेंशियल एकोमोडेशन में अगर कोई तुम सपोज एसी वगैरह लगवाया गेस्ट हाउस वगैरह में, तो वहाँ पे भी तुम्हारा नहीं होगा, प्लांट का अंदर होना चाहिए, इनसाइड द फैक्ट्री। एनी ऑफिस अप्लायंसेस और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ऑफिस अप्लायंसेस या फिर रोड ट्रांसपोर्ट, ऑफिस अप्लायंस, ऑफिस का भी कोई सामान, मतलब फैक्ट्री का अंदर का जो भी सब चलेगा, बट ऑफिस के लिए अगर तो नॉर्मल फैक्ट्री का बाहर जो ऑफिस वगैरह है उसके लिए तुम अगर कुछ भी खरीदा होगा तो तुम्हारा नहीं मिलेगा। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल अगर तुम है फॉर एग्जांपल जो कि ना तुम्हारा प्लांट के बाहर चलेगा, मैंने प्लांट से मटेरियल हम बाहर बेचने के लिए जाएंगे, उसके लिए हम 10 डंपर खरीदे, ट्रक खरीदे, वो सब में तुम्हारा उसका तुम्हारा डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बट हाँ, हमारा प्लांट का अंदर ही हमको मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, डंपर चाहिए, सपोज क्या बोलते हो जो यार जेसीबी, राइट, जेसीबी, क्रेन चाहिए, ये सब चाहिए, छोटा छोटा मटेरियल इक्विपमेंट, मटेरियल डिलीवरी इक्विपमेंट रहता है, ठेला गाड़ी का टाइप का रहता है, वो सब अगर है तो उसमें तुमको मिलेगा। इनसाइड द प्लांट अगर होगा तो मिलेगा, पर आउटसाइड द प्लांट का यूज़ के लिए अगर होगा तो नहीं मिलेगा। दैट इज रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल इनसाइड द प्लांट का यूज़ के लिए मिलेगा, परचेस किया है तो मिलेगा डेप्रिसिएशन, बट आउटसाइड प्लांट और फैक्ट्री यूज़ के लिए, फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्शन करने के बाद इसको बेचने के लिए तो हमको लेके जाना है कस्टमर के पास, तो हम अपने ही लेके जा रहे हैं, इस पर्पज़ में हम खरीदे, ठीक है, तो तुमको नहीं मिलेगा। बट अगर मटेरियल के मूवमेंट के लिए इनसाइड द प्लांट अगर हम किए हैं, रॉ मटेरियल हमको वहाँ से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लाना है तो हमको तो चाहिए, तो उस केस में तुम्हारा मिल जाएगा ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, ओके, याद रहे। शिप्स एयरक्राफ्ट का नहीं मिलेगा। एनी मशीनरी जिसमें ऑलरेडी 100% मिल चुका है, जैसे 35 AD बोल के एक सेक्शन है, वहाँ पे हम लोग आएंगे, वहाँ पे क्या होता है 100% डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में दे देता है, तो उसमें ऑलरेडी अगर तुम्हारा 100% ले चुका है तो डबल तुमको बेनिफिट एक चीज़ में नहीं मिलेगा, ओके। और दूसरा चीज़, ये जो बेनिफिट है न्यू टैक्स रेजिम, अब तुम लोग को ना इस बार से न्यू टैक्स रेजिम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया 22-23 के लिए, स्पेशली तुम्हारा दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। मई अटेम्प्ट में तो तुम्हारा पुराना ही चलेगा, दिसंबर अटेम्प्ट में
फाइनेंस एक्ट जो अभी 23 वाला पास हुआ है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो वहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इवन तुम लोग का इस एग्जाम के लिए भी न्यू टैक्स रेजिम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। तो हर चीज़ में जो न्यू टैक्स रेजिम का जो है कहानी तुमको याद रखने पड़ेगा। इसके क्लास में एक समरी हम लोग डिस्कस करेंगे, अलग से न्यू टैक्स रेजिम फिर हम लोग करेंगे। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड इफ इंडिविजुअल या फिर एच इज ऑप्टेड न्यू टैक्स रेजिम। अगर सपोज हम इंडिविजुअल है, अगर हम एच है, सबसे पहले चीज़ बताओ न्यू टैक्स रेजिम किसके लिए है? एनी पर्सन के लिए ना ओनली फॉर इंडिविजुअल एच के लिए? इंडिविजुअल अचीव। करेक्ट। कंपनी के लिए तो फ्लैट रेट है यार, 22%, 20%, 30% वाला रेट है। ओके, फर्म के लिए कोई है तो ओनली इंडिविजुअल और एच अगर कोई तुम्हारा इसमें इंडिविजुअल और एच के लिए तुम्हारा न्यू टैक्स रेजिम है बेसिकली, ठीक है। तो इसका स्लैब रेट में टैक्सेबल होता है। न्यू टैक्स रेजिम मतलब स्लैब रेट में टैक्सेबल इंडिविजुअल का होगा बेसिकली। वो तुम्हारा फर्म हो तो तुम्हारा टैक्स रेट तो वहाँ पे फिक्स्ड है 30% वाला, कंपनी हो तो 25%, 20% वाला फिक्स्ड, 22% वाला फिक्स्ड है। तो बेसिकली न्यू टैक्स रेजिम दैट इज इंडिविजुअल और एच अगर तुम हो तो तुमको ये बेनिफिट, तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुमको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर तुम न्यू टैक्स रेजिम में जाते हो तो। ओके, तो न्यू टैक्स रेजिम में अगर हम जाएंगे तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन का। नॉर्मल केस नॉर्मल मिलेगा बट ये नहीं मिलेगा हमको, ठीक है। और ऐसे भी न्यू टैक्स रेजिम इंडिविजुअल एच के लिए तो कंपनी फर्म का तो ऐसे भी मिलेगा वैसे भी मिलेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड? दूसरा क्या था, सेक्शन 32 बोलता है कि भाई प्रोविजन रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन शैल अप्लाई वेदर एसएससी क्लेम डेप्रिसिएशन और नॉट क्लेम, इट इज मैंडेटरी। ये तुम्हारा मैंडेटरी क्या मैंने, ये तुम्हारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मैंडेटरी तुमको लेना ही पड़ेगा, ठीक है, तुम क्लेम कर या ना कर। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्या था सर? ये किसको मिलेगा ये फैसिलिटी? अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग को सबसे पहले कोई बिजनेस में है, कौन सा चीज़ का बिजनेस? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकुलर थिंग्स, प्रिंटिंग बिजनेस में, या फिर जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में है, तो वो जो न्यू फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी वगैरह परचेस करता है उस पर इन एडिशन टू नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो मिलने का वो तो मिलेगा, ठीक है। आइदर ऑफ इट कुड बी 15, 20, 40 कुछ भी, इन उसके छोड़ के भी ये 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन उसको मिलेगा। याद रहे कौन कौन से ऐसे पे नहीं मिलता है, सेकेंड हैंड पे नहीं मिलेगा। कोई भी मशीन वगैरह तुम अगर आउटसाइड द फैक्ट्री प्लांट एंड मशीन, फैक्ट्री का बाहर तुम्हारा लगाया लाइक ऑफिस प्रीमाइसिस में, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन वगैरह में, गेस्ट हाउस वगैरह में तो नहीं मिलेगा। ऑफिस अप्लायंसेस, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी नहीं मिलेगा, बट हाँ रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल अगर इनसाइड द प्लांट यूज़ के लिए है तो मिलेगा, आउटसाइड के लिए नहीं मिलेगा। शिप्स एयरक्राफ्ट में नहीं मिलेगा। कोई भी मशीनरी प्लांट जिसमें ऑलरेडी 35-100% डेप्रिसिएशन दे चुका है उसमें नहीं मिलेगा। और इंडिविजुअल एच अगर न्यू टैक्स रेजिम में जाता है तो उसके लिए भी ये बेनिफिट नहीं है। दूसरा चीज़, जैसा कि वहाँ पे बोले थे हम लोग 180 डेज या फिर उससे ज़्यादा होगा तो फुल रेट, उससे कम होगा तो हाफ रेट। तो ये एसेट भी अगर 180 डेज या फिर उससे कम यूज़ किए हैं तो हाफ रेट, ज़्यादा यूज़ किए तो फुल रेट, खत्म। अब इसी का बेस करके यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन है, आज यहीं तक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट तो नहीं हो रहा तुम्हारा? इसलिए यहाँ तक करके छोड़ा तुम ही लोग लेट आने पर यार, कुछ नहीं। एक बार पीजीपीएस सैलरी हो गया ना तो तुम्हारा 60% तो ये खत्म, 60 क्या 70% खत्म हो गया, 70% खत्म हो जाए, बाकी आराम से हो जाएगा। एक बार इनकम टैक्स जीएसटी अगर हो गया तो बाकी अकाउंट्स और कॉस्ट भी हम लोग का हो जाएगा, बाकी अकाउंट्स में और अच्छे से हम लोग तो फोकस कर पाएंगे। बट यही आई एम गोइंग फास्ट बोलते हैं हम, थोड़ा ज़्यादा टाइम देख पड़ाएंगे, तुम लोग को घर पे रिवीजन करना है, रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाए। ना क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मिस्टर एक्स का डेप्रिसिएशन का कितना मिलेगा पीजीबीपी चैप्टर में बताओ। किस टाइप का प्लांट एंड मशीनरी है? ब्लॉक है 15% वाला। जो भी ब्लॉक है यहाँ पे, ब्लॉक मतलब सेम नेचर ऑफ एसेट होगा और रेट उसका 15% है, इसीलिए एक ब्लॉक का कंसेप्ट बोल रहे हैं यहाँ पे। तो बोला ओपनिंग WDP कितना है? 1,50,000। ओके, बेचे कितना हो, बेचे कितना? एक एसेट बेचे जिसका कॉस्ट था 50,000 ऑन 1/5/2020, बट बिका कितना में? 1,000 में बिका। तो माइनस कितना होगा? जितना में बिका उतना ही माइनस होगा, करेक्ट। तो जितना में बिका उतना ही माइनस होगा। नेक्स्ट, याद है कुछ दिन पहले हम तुमको बताया था जब कैपिटल गेन चैप्टर करें, इनकेस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट हम लोग कैपिटल गेन भी यहीं पे होता है, प्लस माइनस नेगेटिव आ गया तो ये ऑल द एसेट ब्लॉक्स का सेल हो गया था। अगर नेगेटिव आ रहा है तो बोलेंगे हम लोग गेन, पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, फिर उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा, लॉस हो जाएगा, फिर बोले थे ना। तो नेक्स्ट क्लास में यहीं पे फिर से देखो डिस्कस करेंगे हम लोग। नॉर्मली क्या होता है, कैपिटल गेन क्या होता है, सेल प्राइस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट तो वहाँ पे कैपिटल गेन तो इस तरह से कैलकुलेट होता है, यही फंडस है।
याद आ रहा है तुम लोगों को कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट जो हम समझाए थे? यस सर। तो वही चीज़ यहाँ पे आएगा नेक्स्ट क्लास में, फिर हम लोग यहाँ पर सीखेंगे भी। ये हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, वो डिस्कस करेंगे। एनीवे, तो यहाँ पे ओपनिंग डब्ल्यूडीपी 1,50,000 था। सेल किए, जितना भी सेल किया उतना ही माइनस होगा, ठीक है। परचेस प्राइस इज नॉट रिलेवेंट फॉर मी। कौन सा कैपिटल गेन यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट होता है? यहाँ पे परचेस माइनस सेलिंग प्राइस करे कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होता। यहाँ पे ब्लॉक कंसेप्ट मतलब जब तक वो ब्लॉक है तब तक लॉस है, मतलब कुछ नहीं होगा, ठीक है। ब्लॉक खत्म हो गया तो आइदर कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस। ब्लॉक का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो कैपिटल गेन बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ परचेस किया दूसरा एक एसेट, कब किया? 1/6/2020 को। तो फर्स्ट 3 अक्टूबर से पहले किए ना बाद में किए? पहले किए, पहले किया। पहले किए ना 3 अक्टूबर से। तो पहले किए तो गेटर देन 180 डेज है, गेटर देन 180 डेज है, तो इसका फुल रेट में मिलेगा, 15% में मिलेगा। दूसरा एसेट परचेज किए 1/12, तो 3 अक्टूबर का बात किए, तो बस इसी का तो टाइम सेविंग हुआ ना, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कट ऑफ डेट तुमको याद है 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, ठीक है। तो 180 से कम किए, यहाँ पे जो भी रेट है 7.5% पे मिलेगा। 15 था तो उसका हाफ 7.5% पे मिलेगा डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करेंगे ना। फिर दूसरा एक तो एसेट बेचे हैं, कितना में? 31 मार्च कितने बेचे? 12,000। तो नाउ कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है क्या भाई कि डेप्रिसिएशन। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे ओपनिंग डब्ल्यूडीपी 1,50,000, करेक्ट। उसके बाद क्या करते हैं? ऐड परचेस। तो परचेस क्या क्या किए थे हम लोग? एक किए थे 1/6/2021 वाला, कितना? 12,000। फिर परचेस किए थे 1/12/2021 वाला 20,000, राइट। ये ऐड किए, लेस क्या होगा? 1,000, लेस क्या होगा? ये जो फिर 12,000 बिका, आंसर क्या आया? 1,69,000। क्या यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ? नो। जब तक तुम्हारा ब्लॉक का वैल्यू बच है तब तक तुम माना कि एसेट बेचा, भाई कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई कैपिटल गेन नहीं हुआ यहाँ पे, बिकॉज ब्लॉक का वैल्यू अभी भी है, देखो नेगेटिव नहीं हुआ। अगर नेगेटिव हो जाता तब हम बोलते हैं ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। पॉजिटिव है तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा। अब हम आए थे डेप्रिसिएशन पे, यहाँ तक कोई डाउट है? 1,69,000 कैसे कैलकुलेट हुआ? नहीं सर। ठीक है। अब आए सर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डेप्रिसिएशन के लिए हमको सबसे पहले चेक करने पड़ेगा कि सर 1,69,000 में ऐसा कौन सा एसेट है जिसका पुट टू यूज़ 180 दिन से कम है? कौन सा? ये है तुम्हारा 20,000 वाला, हाँ ठीक है। जी सर। तो हम क्या करेंगे? 20,000 वाला जो है, तो इसको बेसिकली यहाँ पे हम कराए थे, जो जगह नहीं था मेरे पास तो हम यहाँ पे गए थे। आउट ऑफ 1,69,000 एक एसेट था तुम्हारा 20,000, जो तुम्हारा पुट टू यूज़ 180 दिन से कम था। तो 20,000 का 7.5% लगेगा, करेक्ट। तो जो भी आता है शायद 1,500 आएगा ना, 1,500। तो बाकी कितना है? 1,69,000 माइनस 20,000 करो, बैलेंस 1,49,000 जब उसके ऊपर फुल रेट 15%, तो 22,350। तो दोनों मिला के देखो 23,850। तो इसको चीज़ ये चीज़ जो ऊपर की है इसको इस नीचे में तुम करना है डेप्रिसिएशन। उसमें को दो पार्ट करना है कि एसेट लेस देन 180 डेज क्या होगा? 20,000 इंटू 7.5% इतना, और बैलेंस के ऊपर तुम्हारा कितना होगा कि 1,49,000 इंटू 15%, तो टोटल मिला के 23,800। तो अब रिटन डाउन वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 1,45,150। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करने पड़ेगा? ओपनिंग डब्ल्यूडीपी था कितना? ऐड करना जो भी तुम परचेस किया होगा, बट जब ऐड किया डेट लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना लेस देन ग्रेटर देन 180 डेज, सो दैट तुमको याद रहे कि डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करेंगे हाफ रेट फुल रेट होगा, ठीक है। सेल प्रोसेस जितने भी तुम बिका माइनस कर देना। उसके बाद रिटर्न डाउन वैल्यू निकालने के बाद हम दो पार्ट में करेंगे, एक जो लेस देन 180 डेज के लिए हाफ रेट और बैलेंस के लिए फुल रेट। हो गया खत्म। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अलाउबल ड्यूरिंग द प्रीवियस, जो भी है ये ईयर वगैरह चेंज हो जाए, अल्टीमेट मेरा लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट। 15% क्या बोला? ओपनिंग डब्ल्यूडीपी था 3,00,000, ठीक है, तो 3,00,000 लिखे हम यहाँ पे। उसके बाद एसेट अक्वायर किए थे 1 जुलाई 2021 को, ठीक है। ये तुम्हारा डेट चेंज हो जाएगा, हमको ये सपोज 21-22 का ही हम कर रहे हैं, ओके। तो 180 दिन से ज़्यादा है तो फुल रेट मिलेगा इसमें। और एक तो कि 1/1/2022 को, तो 3 अक्टूबर के बाद हुआ तो 180 दिन से कम है तो हाफ रेट मिलेगा, ओके। ड्यूरिंग द ईयर एसेट वेयर सोल्ड इतना इतना में बिका, तो माइनस होगा, तो भाई सेम ये था तुम्हारा परचेस माइनस माइनस। जब यहाँ पे 15,58,000 आया, इसका दो पार्ट होगा, इसमें से 6,00,000 का एसेट है 7.5% होगा, और बैलेंस के ऊपर 15%, बस खत्म, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट। ये क्या है तुम्हारा कि मिस्टर एक्स इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अलाउबल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस।
तो अभी तक देखो कहीं पे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन हम नहीं दिए थे, बट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वर्ड है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है इनकम टैक्स में एक बार के लिए सोचना है कि मैन्युफैक्चरिंग है भाई, तो मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे आएगा। ओके, ओपनिंग डब्ल्यूडीपी कितना था? 25 करोड़। ओके, फिर बोलता है द एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर कंसिस्टेड ऑफ सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी 20,000। तो सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा, ये जो 20 करोड़ पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, बट एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे एलिजिबल नहीं है, हम पहले हटा दे रहे, नील, ये भी नील, पहले वाला तो मिलेगा नहीं पुराना पे। नेक्स्ट मोटर कार 1 जुलाई 2021, तो मोटर कार पे तुम्हारा मोटर कार परचेस किए यहाँ पे, प्लांट मशीनरीज वगैरह नहीं है, मोटर कार तो कार है, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है, नील होगा यहाँ पे नहीं एलिजिबल है। फैक्ट्री प्लांट यस, यहाँ नॉर्मल भी मिलेगा, एडिशनल भी मिलेगा, बट याद रहे फैक्ट्री प्लांट कब लिए? 1/9 को, तो यस फुल रेट पे मिलेगा, ठीक है, फैक्ट्री प्लांट फुल रेट पे मिलेगा। और एक है तुम्हारा 180 से कम है, तो यहाँ पे 12 मिलेगा 7.5, यहाँ पे मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन 20 का जगह 10% पे मिलेगा, राइट। फिर तुम्हारा है कंप्यूटर यूज इन ऑफिस के लिए, तो नॉर्मल ऑफिस यूज़ के लिए तो भाई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, राइट। उसके बाद बुक्स बिंग एनुअल पब्लिकेशंस, तो ओनली ये होगा तुम्हारा क्या बोलते हैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन बुक्स में भी नहीं है, बिकॉज फैक्ट्री प्लांट मशीनरी बोला है। सेल ऑफ ओल्ड प्लांट, तो बेचा तो माइनस होगा, परचेस ऑफ गुडविल, तो परचेस ऑफ गुडविल जो है तुम्हारा अलग से इंटेंजिबल एसेट की तरह ट्रीट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे कितना सारा ब्लॉक है, बेसिकली यहाँ पे एक मशीनरी एक ब्लॉक है, बेसिकली यहाँ पे मशीनरी वाला एक ब्लॉक है, 15% वाला एक ब्लॉक है, देखो यहाँ तक। कंप्यूटर तो 40% है, बुक्स भी 40%, तो ये 40% वाला एक ब्लॉक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है तुम्हारा एक ब्लॉक है 15% वाला, 2 ब्लॉक हो गया, और एक गुडविल है तुम्हारा 25% वाला, 3 ब्लॉक हो गए यहाँ पे। तो 3 ब्लॉक का अलग अलग करना है, ठीक है। इसका हम तुम लोगों को सोल्यूशन भी भेज देते हैं।